दोस्तों, आज की कहानी है मजबूरी। शिवसागर बाबूजी की दुलारी बेटी जब विदा होकर अपने ससुराल आई थी तो उसके पिताजी उसी समय कहा था, बेटी आज से तुम अपने सास ससुर घर परिवार सबकी सेवा करना, किसी भी मजबूरी में उनके खिलाफ कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। इसलिए खुशबू को जो संस्कार मायके से मिला था उनका पालन सही तरीके से कर रही थी। खुशबू सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। गांव में थी तब भी दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से हो जाती थी। गांव में तो करने वाले को ढेरे काम और बहुत सारी बातें थी, लेकिन यहाँ शहर आकर तो उसकी जिंदगी जैसे दो कमरों में सिमट कर रह गई थी। गांव में अच्छी खासी खेती बाड़ी होने के बावजूद राजा राम की जिद के आगे उसकी एक ना चल पाई और उसके पीछे उसे गांव का भरा पूरा परिवार छोड़कर अकेले शहर जाना पड़ा। राजा राम वैसे तो प्राकृतिक प्रेमी युवक था और वह खेतों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ नया करने की महत्वाकांक्षा उसे गांव की धूल मिट्टी से सनी गलियों से निकालकर शहर की चकाचौंध वाली दुनिया में ले आई थी। यह आईटीआई कंप्यूटर ट्रेड से किया था। बाद में शहर की एक नामी कंपनी में उसकी नौकरी लगने पर वहां अकेले ही शहर आकर रहने लगा था। खुशबू की शादी तो उसकी 8वीं करने के बाद हो गई थी। खुशबू राजा राम की तरह बहुत पढ़ी लिखी तो ना थी, लेकिन गांव की स्कूल से 5वीं तक पढ़ाई उसने पूरी की थी। राजा राम महत्वाकांक्षी जरूर था, लेकिन गांव और अपने परिवार के संस्कार उसकी नस नस में बसे हुए थे। इसी से खुशबू के कम पढ़े लिखे होने के बाद उसके वैवाहिक जीवन में बाधा ना बन सकी। शादी के बाद गांव में सास ससुर ननद और ससुर के भाई यानी कि संयुक्त परिवार के संग रहते हुए उसे राजा राम से दूर रहते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वैसे तो राजा राम किसी न किसी बहाने हर महीने गांव आता था, लेकिन फिर भी 2 साल तक दोनों पति पत्नी इसी तरह परदेसी की तरह अपनी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे थे। या आईटीआई करने के बाद नौकरी मिलते ही राजा राम जिद कर उसे अपने साथ शहर ले आया था। गांव से यहाँ आकर पिछले 1 महीने में वह राजा राम की नौकरी के समय के अनुसार उसकी ज़रूरत को संभालने की अभ्यस्त हो चुकी थी। राजा राम सुबह 7 बजे टिफिन लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ता और शाम को 7 बजे तक ही वापस घर आता। खुशबू के लिए घर में सारा दिन करने के लिए कोई खास काम ना था। दिन भर टीवी के सामने बैठकर कभी समाचार तो कभी कोई फिल्म, क्या कोई धारावाहिक देखकर जैसे तैसे वह शहर की इस एकांतवास को भोग रही थी। बहुत मन होता तो कभी अपने मायके और कभी अपने ससुराल में अपनी हम उम्र से बातें कर लेती थी। राजा राम ने उसे अपनी गैरहाजिरी में घर से बाहर निकलने को मना किया हुआ था और जिस फ्लैट में वह लोग रहते थे उसमें अभी गिनकर 7 परिवार ही आए थे। खुशबू 1 महीने की इस समय में यहाँ किसी से ज़्यादा पहचान नहीं कर पाई थी। किराया सस्ता पड़ने की वजह से शहर की सीमा रेखा से कुछ दूरी पर होने के बावजूद भी राजा राम ने नया बना फ्लैट 2 महीने पहले ही किराए पर ले लिया था। रोज की आदत के मुताबिक आज भी खुशबू की नींद तो सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। उसने अपनी बगल में सोए हुए अपने पति राजा राम पर नजर डाली। वह भी आदत के अनुसार फिर से पैर तक चादर ओढ़कर चैन से सो रहा था। पिछले कुछ दिनों शहर में चल रहे लॉकडाउन की वजह से जल्दी उठकर नौकरी जाने की कोई झंझट ना थी। खुशबू ने पिछले 1 महीने के समय में पिछले 2 दिनों से ही राजा राम को चैन की नींद लेकर सोते देखा, वरना नौकरी के कामकाज और
तनाव से गुजरता। वह आधी आधी रात तक जागता हुआ ना जाने क्या करता रहता था। खुशबू कुछ देर रही यूं ही बिस्तर पर करवट लेकर सो रही, लेकिन फिर कुछ सोचकर उठकर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गैलरी में आकर खड़ी हो गई। रात को हुई कल की बारिश की वजह से सुबह सुबह चल रही ठंडी हवा का स्पर्श पाकर रोमांचित हो उठी। उस पर पंछियों का कलरव उसकी माँ को बरबस गांव की ओर खींच कर ले जाने लगा। कोई सुंदर पल को राजा राम के साथ महसूस करना चाह रही थी। उसने खुले हुए दरवाजे से पीछे मुड़कर देखा। राजा राम अभी भी गहरी नींद में था। एक पल को उसका मन हुआ कि राजा राम को नींद से जागे। साथ साथ गर्मा गर्म चाय पीते हुए दोनों गैलरी में बैठकर खूब बातें करें। लेकिन दूसरे ही पर उसे गहरी नींद में सोया पाकर उसने अपने मन को समझा लिया। वह चुपचाप वहीं खड़ी आंखें बंद कर गांव की पुरानी यादों को याद करने लगी। काफी देर तक अपने में खोई वह वहां खड़ी रही। तभी उसके कानों में मोबाइल की रिंग की आवाज़ सुनाई दी। राजा राम अपना मोबाइल अपने तकिए के नीचे ही रख कर सोया हुआ था, लेकिन काफी देर तक रिंग बजने के बावजूद भी वह फोन नहीं उठा रहा था। खुशबू को राजा राम की इस आलस्य पर गुस्सा आया। वह फुर्ती से अंदर आगे आई। राजा राम के तकिए के नीचे से उसका मोबाइल उठाया तो मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त मिस्टर धर्मकांत का नाम झलकता देख चौंक सी गई। राजा राम ने बातों बातों में उसे बताया था कि मिस्टर धर्मकांत उसके बॉस का नाम है। उसने राजा राम को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जब तक रिंग आनी बंद हो गई, खुशबू ने मोबाइल बिस्तर पर रखा और बड़े ही प्यार से राजा राम को उठाने के लिए चादर उसके सिर पर से खींची। राजा राम ने खुशबू की इस हरकत का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। खुशबू ने शरारत करते हुए उसके बालों को सहलाया। इस पर भी राजा राम ने अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दी। खुशबू ने इस दफा उसे जोर से हिलाया, लेकिन राजा राम की तरफ से कोई भी हलचल ना पाकर वह घबरा गई। राजा राम, यह क्या मजाक है? उठो ना। खुशबू ने सर में खुजली करते हुए एक बार फिर से उसे हिलाया। राजा राम इस बार भी ना हिला और ना ही अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर में कोई हलचल ना पाकर खुशबू की घबराहट और भी तेज ज्यादा बढ़ गई। सहसा उसने अपने कान उसकी छाती के पास ले जाकर उसकी धड़कन को सुनने का प्रयास किया। उसने महसूस किया उसकी छाती इसमें सांस के चलने से होने वाली हलचल नदारद थी। उसने एक बार फिर से राजा राम को पकड़कर जोर से हिलाया। राजा राम उतना हिला जितना खुशबू ने उसे हिलाया। खुशबू ने घबराते कोई अपनी 2 उंगलियां राजा राम की नाक के पास ले गई। थोड़ी देर पहले अनहोनी को लेकर मन में समाई हुई घबराहट नहीं, अब रुलाई का रूप ले लिया। खुशबू राजा राम से लिपटकर रोने लगी। काफी देर तक वह घबराहट की वजह से वह कुछ सोच ना पाए। तभी कांपते हाथों से उसने राजा राम का मोबाइल उठाया। कॉल डिटेल्स में से अपने ससुर से की गई बात वाली नंबर पर कॉल कर दिया। राजा राम बेटा, आज इतना सवेरे कौन सा काम आ गया? अपनी सास का स्वर सुनकर खुशबू की रुलाई सुनकर उसकी सास ने घबराते हुए पूछा, माँ जी, यह क्या? खुशबू के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। क्या हुआ? राजा राम को फोन दो, तुम क्यों रो रही हो? खुशबू की सास के सर में घबराहट और बढ़ गई। या उठ ही नहीं रहे हैं? एक ही सांस में बोलते हुए खुशबू रोने लगी।
तो रोती क्यों हो? उसकी तो आदत है परेशान करने की। सुबह उठने के नाम पर मुझे भी बहुत परेशान करता था। एक लोटा पानी डाल दे उसके मुंह पर, गधे की तरह चिल्लाकर खड़ा हो जाएगा। खुशबू की बात सुनकर उसकी सांस की घबराहट दूर हुई। नहीं, सच में नहीं उठ रहे हैं। खुशबू आगे कुछ ना बोल पाई और फोन बिस्तर पर रख कर वह अपना सिर पकड़कर रोने लगी। राजाराम के मोबाइल पर कुछ देर तक हेलो हेलो की आवाज़ आती रही और फिर फोन बंद हो गया। तभी खुशबू के मोबाइल की रिंग बजने लगी। खुशबू ने अपना हाथ बढ़ाकर मोबाइल अपने हाथ में लिया। आंखों में भरे हुए आंसुओं की वजह से उसे मोबाइल की स्क्रीन पर झलकता हुआ पापा जी का नाम धुंधला सा नजर आया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी अपने ससुर से बात कर सके। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद बंद हो गई, लेकिन फिर अगले ही क्षण फिर से उसका फोन बजने लगा। इस बार उसके फोन की स्क्रीन पर उसकी ननद का नंबर झलक रहा था। खुशबू ने हिम्मत कर बात शुरू की। हेलो सिमरन, तेरे भैया कुछ बोल नहीं रहे। खुशबू ने रोते हुए कहा, भाभी क्या हुआ? भैया को मम्मी आपसे बात कर बुरी तरह से घबरा गई है। भैया का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? आप भी पापा का फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या हुआ भाभी? सिमरन ने एक साथ ढेर सारे सवाल कर डाले। सिमरन की बात सुनकर खुशबू ने राजा राम का मोबाइल हाथ में लिया। उसका मोबाइल सच में स्विच ऑफ हो चुका था। तेरे भैया की सांस नहीं चल रही है सिमरन, मैं क्या करूं? कहकर रोने लगी। उसकी ननद हिम्मत जुटाकर, क्या आप पागल तो नहीं हो गई? भाभी भैया की संगत में ऐसा बेहुदा मजाक करने लगी। सिमरन अभी खुशबू की बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह राजा राम को हर समय मजाक करने की आदत से वाकिफ थी और राजा राम और अब कई दफा खुद के मरने का नाटक कर सबको डराया भी था। इसी से सिमरन खुशबू द्वारा की गई हकीकत को समझ नहीं पा रही थी। नहीं सिमरन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, कहते हुए खुशबू की रुलाई फूट पड़ी। तभी खुशबू को अपने ससुर की आवाज़ सुनाई दिया, बहू आसपास कोई डॉक्टर रहता है? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। पापा जी और उनके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही है। खुशबू अब तक कुछ ही बोल पाई थी और आस पड़ोस में किसी को उठाकर बात करो। उसके ससुर ने हिम्मत रखते हुए खुशबू को सुझाया। जाती हूँ पापा जी, कहते हुए खुशबू बाहर की तरफ दौड़ी। याद आया कि उसकी पड़ोस में रहने वाले दुर्गा बाबूजी अपने परिवार को लेकर लॉकडाउन की घोषणा होने की एक दिन पहले ही अपने पैतृक शहर चले गए थे। बाकी के 2 फ्लैट खाली थे। वह तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरकर नीचे मंजिले पर आ गई। उसका यहाँ किसी से खास परिचय ना था। वह सभी को केवल नाम से जानती थी और उनके व्यवहार से अपरिचित थी, लेकिन फिर भी उसने बारी बारी से घबराहट के मारे सभी 4 फ्लैटों की डोर बजा डाली। एक एक कर 3 दरवाजे खुले। खुशबू हाँफते हुए सबके सामने खड़े सबके चेहरों को ताक रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों की दहलीज पर खड़े बाहर से आने के लिए कतरा रहे थे। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? राजा राम उठ नहीं रहे। खुशबू समझ नहीं पा रही थी वह कैसी बातें करे। घबराहट के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। मिसेज राजा राम, आप घबरा क्यों रही हैं? क्या हुआ राजा राम जी को? तभी 704 में रहने वाले मिस्टर अरविंद ने खुशबू से पूछा। मिस्टर राजा राम को अक्सर ऑफिस जाते हुए लिफ्ट देते थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। भाई साहब, मेरे पति राजा राम उठ नहीं रहे हैं, कहते हुए खुशबू की आंखों में आंसू झरने लगे। उसकी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछने का यत्न किया। चलिए मैं चल कर देखता हूँ, डॉक्टर का शायद इस वक्त जल्दी से पहुँच ना सके, कहते हुए मिस्टर अरविंद बाहर निकलने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाया, तभी उनके पीछे खड़ी उनकी पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर
आंखों के इशारे से घर से बाहर जाने से मना किया। इस मंजिला पर केवल 3 परिवार रहते थे। उनमें से केवल मिस्टर अरविंद का ही यह खुद का फ्लैट था। बाकी तीनों परिवार किराए पर रहते थे और खुशबू से उनका ज़्यादा परिचय ना था। बस 2 मिनट में जाकर आ जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, मिस्टर अरविंद अपनी पत्नी से कहा और उसने उसके उत्तर की परवाह किए बिना वह खुशबू के पीछे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगे। खुशबू कांपते हुई अंदर बेडरूम में दाखिल हुई। उनके पीछे मिस्टर अरविंद जी तेरी अंदर आए और वह राजा राम के नज़दीक हैं और उसकी कलाई अपने हाथ में लेकर उसकी नब्ज देखने लगे। फिर उन्होंने उसकी नाक के आगे अपनी उंगली रखकर उसकी सांस की गति जानने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके शरीर में कोई हलचल ना पाकर उन्होंने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। किसी से संक्षेप में बात कर भी खुशबू को सांत्वना देने वालों की, भाभी जी यहाँ कोई रहता है आपका? राजा राम को शायद हार्ट अटैक आया हो, कोई उम्मीद तो जान नहीं पा रही, फिर भी मेरी एक परिचय डॉक्टर आ रहे हैं। मिस्टर अरविंद की बात सुनकर खुशबू बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठ गई। तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। खुशबू जी कोई टेंशन ना ले, मिस्टर अरविंद ने मोबाइल लिया और बात करनी शुरू की। मैं राजा राम का पड़ोसी बोल रहा हूँ। खुशबू जी इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। मैं राजा राम का पिता बोल रहा हूँ। कैसा है राजा राम? मिस्टर अरविंद राजा राम के पिता की बात सुनकर 2 पल को ठिठक गए, फिर कुछ स्वस्थ होकर बोले, अंकल डॉक्टर को तो बुलाया है, लेकिन कोई उम्मीद जान नहीं पड़ रही है। राजा राम की सांसें नहीं चल रही है। नहीं नहीं, डॉक्टर के कहे बिना आप किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? आप मेरी बहू को फोन दीजिए। राजा राम के पिता का हाथ कांप रहा था। मैं इस वक्त राजा राम के घर पर हूँ। भाभी जी कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। मिस्टर अरविंद ने खुशबू को फोन देने की कोशिश की, लेकिन खुशबू अपने में ही खोई हुई थी। मैं अभी शहर आने के लिए निकलता हूँ। राजा राम के पिता बोले, अंकल शहर में कोरोना की वजह से कल ही 10 की मौत हुई है। इसी से लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कठोरता से अमल किया जा रहा है। शहर से बाहर तो क्या हर कोई कॉलोनी से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। ना तो हम राजा राम को वहाँ लेकर आ सकते हैं और ना ही आप यहाँ आ सकते हैं। हम सभी को खतरा है। तभी खुशबू अचानक से अपनी जगह से उठी और मिस्टर अरविंद के हाथ से अपना मोबाइल ले लिया। पापा जी आप जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? कहते हुए खुशबू रोने लगी। बहू धैर्य रखो, मैं कुछ करता हूँ। राजा राम के पिता ने फोन रख दिया। अपने पति को काफी देर तक वापस आया ना देख अरविंद जी की पत्नी खुशबू के यहाँ आ गई। सारी स्थिति देखकर वह अपना भ्रम दूर रखकर खुशबू के पास आकर बैठ गई और उसे सांत्वना देने लगी। कुछ ही देर में डॉक्टर ने आकर हार्ट अटैक से राजा राम की मौत होने की पुष्टि कर दिया। खुशबू अब तक कुछ संभल चुकी थी। वह बेडरूम से बाहर आ गई। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजे स्क्रीन पर झलकते नंबर को देखकर उसने तेजी से फोन रिसीव किया। भैया आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया। अपने भाई से बात करते हुए खुशबू एक बार फिर से धैर्य खो कर रोने लगी। खुशबू धैर्य रखो बहन, तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, कुछ करता हूँ, हिम्मत रखो। भाई का स्वर सुनकर खुशबू और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसने जोर की छींक दी। उसे इस तरह छींकते देख मिसेज घबरा गई और अपने पति के कान में कुछ कहने लगी। इस हालत में अकेला छोड़ दे इन्हें, यहाँ राजा राम का कोई नहीं है। मिस्टर अरविंद ने धीरे से अपनी पत्नी की बात का जवाब देते हुए कहा, आप सरकारी अस्पताल वालों को फोन कर दो, वह लाश को निकाल देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मानवता के नाम की कोई चीज होती है?
खुशबू को एक सामान्य सी छींक आने से डरकर उसे इस कठिन परिस्थिति में अकेला छोड़ नहीं सकती। कुछ नहीं होगा। मिस्टर अरविंद का स्वर तेज हो गया। अपने घर बात करते हुए खुशबू का ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन तभी फोन पर उसकी माँ का फोन आने पर उसकी सिसकियाँ और ज्यादा बढ़ गई। मम्मी, खुशबू रोने लगी। खुशबू, हिम्मत से काम ले बेटी, इस वक्त तुम हिम्मत छोड़कर बैठ गई तो क्या होगा। हम सब प्रयास कर रहे हैं वहाँ आने के लिए। खुशबू की मम्मी उसे ढाढ़स बंधा रही थी। तभी मिस्टर अरविंद अपने मोबाइल से किसी से बात करने लगे। बड़ी बड़ी से कुछ लोगों से बात कर जब उन्होंने अपना मोबाइल जेब में रखा, तब तक खुशबू बात कर चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी। भाभी जी, मैं पुलिस डॉक्टर टैक्सी वालों से बात की है। पुलिस का कहना है कि वह शमशान तक जाने की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन शहर के बाहर से किसी का किसी भी हालत में यहाँ से जाना और बाहर से आना नामुमकिन है। मिस्टर अरविंद ने खुशबू के सामने खड़े होकर अब तक अपनी हुई बातों को बताते हुए कहा, मेरे ससुर की काफ़ी बहुत परेशान है। वह कुछ ना कुछ करके जरूर आ जाएंगे और मैं राजा राम को लेकर गांव आ जाऊंगी। खुशबू की आंखों में विश्वास लग रहा था। मिस्टर अरविंद कुछ कहने ही जा रहे थे कि तभी खुशबू का मोबाइल फिर से बजने लगा। पापा जी, सब हो गया ना? आप कब से तक आ रहे हैं? बहुत बहुत प्रयास किए पर नहीं आकर ले जाइए मुझे और राजा राम को। अपने ससुर की बात सुनकर खुशबू दुखी हो गई। बहू तू बहादुर है और देशभक्त भी। देखो, इस वक्त भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला लेने का नहीं है जिससे पूरा मानव समुदाय खतरे में पड़ जाए। हिम्मत से काम लो। वहाँ समय के हिसाब से फैसला लेकर राजा राम की अंतिम क्रिया करवा दो। खुशबू ने महसूस किया उसे हिम्मत बढ़ाते हुए उसके ससुर बड़ी ही मुश्किल से बात कर पा रहे थे, पर पापा उनके अंतिम दर्शन भारी शब्दों में पूछा, उसकी चिंता मत करो, तुम सिमरन से वीडियो कॉल पर बात करोगी। बस फोन से देखकर अपना मन मना लेंगे। जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसे छोड़ने जाने के पीछे दूसरे लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं, खुशबू के ससुर ने कहा और जानबूझकर फोन बंद कर दिया। उसने कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर मिस्टर अरविंद की ओर देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भाई साहब, इस घड़ी आप ही मेरे सगे हैं। उन्हें शमशान तक पहुंचाने की व्यवस्था करवा दीजिए। मेरा परिवार देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं पहुंच पाएगा, खुशबू ने बड़ी मुश्किल से कहा और अपने मोबाइल से एक कॉल की। मम्मी, भैया से कहना कि अपनी और किसी और की जान जोखिम में ना डालें। मैं देशभक्त परिवार की बहू और देश की सुरक्षा की खातिर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे इस वक्त अकेला ही रहने दो। उनके पापा से बात हो गई है। मैं अंतिम क्रिया की तैयारी करवा रही हूँ। आपको वीडियो कॉल करूँगी। अपने जमाई के अंतिम दर्शन कर लेना। खुशबू ने आगे किसी की बात सुने बिना फोन बंद कर दिया। मिस्टर अरविंद ने हाथ जोड़कर खुशबू के निर्णय का सम्मान किया और फोन पर बात करते हुए राजा राम की अंतिम क्रिया की तैयारी करने में जुट गए। मिस्टर अरविंद जी को खुशबू मजबूर और असहाय नजरों से ताक रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हाय रे कैसी मजबूरी तुम्हें, तूने मुझे अपनों से खुलकर रोने भी ना दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।